हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, द्रव्यमान केंद्र का आज आखिरी वीडियो हम करने वाले हैं। 5 वीडियो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये छठा वीडियो होगा। और पिछले 5 वीडियो में हमने लगातार यही बात की कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाए, कैसे पता किया जाए कि इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। चाहे फिर वो निकाय 2 कणों से मिलकर बना है, चाहे वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, चाहे फिर वो निकाय सतत निकाय है जिसमें द्रव्यमान हर जगह बिखरा हुआ है। हमने सभी प्रकार के निकायों का द्रव्यमान केंद्र निकालना सीखा। आज के वीडियो में बात हम करने वाले हैं बच्चों कि अगर कोई निकाय और उससे जिन कणों से वो मिलकर बना है वे गति करने लगे तो क्या उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र भी गति करेगा, और अगर वो गति करेगा तो उसका वेग कितना होगा, उसका त्वरण कितना होगा। आज हमें ये बात करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हेडिंग लगा लीजिए, द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लेना मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों, हमने आज तक ये बात की कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 कण हैं, एक m1 है और एक m2 है, और m1 का स्थिति सदिश r1 है, ये हमारा मूल बिंदु है, और m2 का स्थिति सदिश r2 है। तो इन 2 कणों से जो निकाय बन रहा है उसका कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र होगा। हमने कहा मान लीजिए ये है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। तो हमने ये कहा था कि सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश होता है RCM। क्या होता है? RCM। और हमने फॉर्मूला लिखा था बच्चों इसका, RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। द्रव्यमान केंद्र के पहले वीडियो में हमने डिराइव भी किया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। डेरिवेशन की बहुत खास जरूरत हमें नहीं होती, हमें बस पता होना चाहिए कि ऐसे निकाला जाता है द्रव्यमान केंद्र। अब बच्चों बात यहाँ से शुरू करेंगे हम कि मान लीजिए ये m1 गति करने लगे और ये m2 भी गति करने लगे, और मैं मान लूं कि ये m1 का वेग v1 है और m2 का वेग v2 है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने ये सोचा क्या इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र भी गति करेगा। ऐसे समझ लो आप, जैसे मेरे सामने ये मार्कर है, ये मार्कर बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे गति कराने लगूं तो इसका मतलब है वे कण जिन्होंने इसको बनाया है वे गति कर रहे हैं। आपने कहा जी बिल्कुल। तो क्या इसका द्रव्यमान केंद्र भी गति करेगा? आपने कहा जी बिल्कुल दिख रहा है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं बीच में होगा और इस मार्कर के चलने के साथ साथ वो भी चल रहा है। तो यहां से हमें ये पता चला कि अगर किसी निकाय को बनाने वाले कण m1 m2 m3 जितने भी हैं, अगर वे गति करेंगे तो कहीं ना कहीं उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र भी गति करेगा। और अगर निकाय का द्रव्यमान केंद्र गति करेगा तो कहीं ना कहीं उसका कुछ वेग होगा, कहीं ना कहीं उसका त्वरण होगा। और हमारा काम है आज द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना और द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकालना। बच्चों, कई बार ऐसा भी होगा कि द्रव्यमान केंद्र वहीं के वहीं रुका रहेगा जबकि कण गति करेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको कि m1 भी चल रहा होगा, m2 भी चल रहा होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास रुका हुआ होगा। ये आपको अजीब लग सकता है अभी, लेकिन ये सच है। आने वाले टाइम में जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन, जिसमें दिखाई देगा कि कण गति कर रहे हैं लेकिन द्रव्यमान केंद्र अपनी जगह रुका हुआ है। ठीक है, तो ये मत कहना कि हमेशा कणों के गति करने पे द्रव्यमान केंद्र गति करेगा। हाँ, द्रव्यमान केंद्र गति कर सकता है और ऐसा भी है द्रव्यमान केंद्र गति ना करे। तो हम कहीं रिजिड नहीं हो सकते, हम दृढ़ होकर नहीं बैठ सकते कि नहीं गति करेगा ही करेगा। हो सकता है गति ना करे द्रव्यमान केंद्र, और हो सकता है वो गति करने लगे। तो बच्चों, आज की कहानी में हम पहला टॉपिक अपना शुरू करेंगे, द्रव्यमान केंद्र का वेग। मतलब मेन हेडिंग है हमारे द्रव्यमान केंद्र की गति। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र का वेग। लगाइए हेडिंग आप, द्रव्यमान केंद्र का वेग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो।
अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, इसका अवकलन कर दूं समय के सापेक्ष, मैंने लिखा समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसका अवकलन करने पर? आपने कहा भैया इस इक्वेशन का। मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं, इसको ना समीकरण 1 मान लेते हैं। आपने कहा ठीक। समीकरण 1 का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, बड़े आराम से इसको लेकर मैं चलूंगा, आप इसको आराम से ही सीखेंगे। आपने कहा भैया जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा dRCM बटे dt बराबर, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको पता है m1 द्रव्यमान है, द्रव्यमान का तो नहीं होगा क्योंकि नियत है, तो ये m1 जोखा तो रहेगा। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? R1 का, तो लिखा जाएगा dR1 बटे dt। आपने कहा ठीक है। ऐसे ही m2 भी जोखा तो रहेगा, नियत है, डिफरेंशिएशन होगा R2 का, dR2 बटे dt। और बच्चों ध्यान से नीचे देखो तो नीचे क्या है? द्रव्यमान पूरे निकाय का, दो कणों से मिलकर बना है, तो दो कणों से मिलकर बनने का मतलब है पूरे निकाय का द्रव्यमान m1 प्लस m2 होगा, जो कि नियत होगा, ये बदल नहीं रहा है, तो ये भी जोखा तो रखा रहेगा। मैंने आपसे पूछा बताओ ये क्या है? आप अच्छे से तीसरा चैप्टर जब पढ़ के आए, आपको पता है कि अगर हम स्थिति का डिफरेंशिएशन करते हैं समय के सापेक्ष तो वेग निकल के आता है ds बटे dt। यहाँ s की जगह r है, r भी तो स्थिति है, स्थिति का डिफरेंशिएशन करने पे हमें वेग मिलता है, और वेग मिलेगा हमें किसका? सेंटर ऑफ मास का, मतलब द्रव्यमान केंद्र का। मैंने पूछा ये m1 है, ये बताना भाई मुझे क्या है? आपने कहा भैया ये पहले कण की स्थिति है r1, और अगर मैं इसमें डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे पहले कण का वेग मिलेगा, जिसको मैं v1 मान लेता हूं। पहले कण का वेग कितना? v1 प्लस m2, ये बन जाएगा हमारा v2 अपॉन m1 प्लस m2। और जैसे ही आप ये फॉर्मूला देखोगे आप कहोगे कि कुछ भी तो नहीं है, पहले जैसा ही फॉर्मूला है। जब मैं RCM निकाला तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 कर रहा हूं। जब मुझे वेग निकालना पड़ा तो मैंने r की जगह उठा के v1 v2 कर दिया। और क्या है? जहां v1 m1 का वेग है, v2 m2 का वेग है। आपने कहा ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा आप इसको नोट कर लें और आगे बढ़ेंगे, हम इसका निकाल लेंगे त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। चलिए मैं हेडिंग लगा देता हूं, आप नोट कर लेना इसको। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण न्यूमेरिकली सबके एक साथ करेंगे, ठीक है। पहले हम पता कर लेते हैं कि वेग का फॉर्मूला क्या बनेगा। आपको पता चल गया, बहुत आसान है। अभी बता दूं तो त्वरण का फॉर्मूला बनने वाला है ACM बराबर m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, जहां a1 पहले कण का त्वरण होगा, a2 दूसरे कण का त्वरण होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं पूरे तरीके से नोट्स के लिए लिखवाता हूं। ये समीकरण 1 था, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया और लिखेंगे समीकरण 2 का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आपने कहा जी ठीक। जैसे ही बच्चों हम इसका अवकलन करेंगे तो मुझे मिलेगा dVCM बटे dt, dVCM बटे dt, और इधर बनेगा m1 जो का तो रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा v1 का, dv1 बटे dt प्लस m2 जो का तो रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा v2 का, dv2 बाय dt, और नीचे जो का तो रहेगा m1 प्लस m2। जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि dv बटे dt क्या होता है, आप कहोगे त्वरण होता है। किसका त्वरण? ये बनेगा सेंटर ऑफ मास का त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। ACM बराबर m1 ये क्या है जी, d1 बटे dt। आप कहोगे पहले कण का वेग का डिफरेंशिएशन हुआ है तो त्वरण मिल जाएगा a1, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं। मैंने कहा बताना a1 क्या है, आपने कहा m1 पहले कण m1 का त्वरण है, a2 पहले दूसरे कण m2 का त्वरण है। बस अगर 3 होंगे तो ऐसे ही बढ़ाते जाना, 4 होंगे तो ऐसे बढ़ा देना। बस मुझे तो आपको समझाना था, ये स्थिति का था, द्रव्यमान की स्थिति, ये द्रव्यमान केंद्र का वेग है और ये द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आप इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं।
चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं बात को। एक बार ना दोनों फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेग का फॉर्मूला हमारे आया, द्रव्यमान केंद्र का वेग बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2, और बहुत सारे कण हुए तो ऐसे लिखते जाएंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, बहुत सारे हुए तो लिखते चले जाएंगे। और त्वरण का फॉर्मूला आया बच्चों हमारा ACM बराबर m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बच्चों। यहाँ से अगर हम देखें, कुछ बातें करने वाले ध्यान से सुनना, क्या क्या बात करेंगे। ऐसा करो, इस m1 प्लस m2 को इधर ले आओ। आपने कहा ठीक, यह आ जाएगा m1 प्लस m2 और यह आ जाएगा ACM बराबर m1 a1 प्लस m2 a2। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से बताना कि m1 प्लस m2 क्या है, तो आप कहोगे भैया ये पूरे निकाय का द्रव्यमान है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि निकाय में 2 कण हैं, बहुत सारे होंगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसा चल जाएगा, लेकिन ये जो जिसको पूरे को देखेंगे तो ये पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकल के आएगा। और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल M लिख लिया और साथ में लिखा ACM। ठीक है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, m क्या है, पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र। मैंने कहा ये m1 a1 बताओ। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हमें कि ये f है, f बराबर m में होता था, लेकिन यहाँ पैरों में m1 a1 है, तो उसका मतलब ये पहले कण m1 पर लगने वाला बाह्य बल है। आपने कहा ठीक है। ये m2 a2 क्या है, आपने कहा ये दूसरे कण पे लगने वाला बाह्य बल है। मैंने कहा अगर ऐसे ही यहाँ m3 a3 होता तो ये तीसरे कण पे लगने वाला बाह्य बल होता, और ऐसे बहुत सारे होते हैं तो मैं कहता कि जो इधर ये लिखा हुआ है ना, ये सभी कणों पे लगने वाला कुल बाह्य बल है, तो मैं इसे कहीं ना कहीं लिख देता कि ये पूरे निकाय पे लगने वाला बाह्य बल है, जिसको हम F एक्सटर्नल लिखते हैं। देखो पहले कण पे बाहर से बल लगेगा, दूसरे कण पे बाहर से बल लगेगा, तो उसका मतलब हर कण पे बाहर से बल लगेगा। तो अगर मैं पूरा बल देखना चाहता हूं तो मैं सबको जोड़ दूंगा। तो आपने कहा सबको जोड़ के हमने क्या लिख दिया, F बाह्य, इंग्लिश में बोल देते हैं F एक्सटर्नल, किसके इक्वल आ गया, MACM की। आपने कहा ठीक है। अब मैं यहां से कहानी को बढ़ाऊंगा और मैंने लिखा यदि F एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, मतलब अगर मैं ये कह दूं कि बाहर से निकाय पे कोई बल नहीं लग रहा है, ना पहले कण पे, ना दूसरे कण पे, ना तीसरे कण पे, मैंने कहा सब पे बाहर से कुल बल कितना है, 0। बाहर से अंदर एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पहला कण दूसरे पे लगा दे, दूसरा पहले पे लगा दे, दूसरा तीसरे पे लगा दे, ऐसे, क्योंकि आपको पता है कि जो आंतरिक बल होते हैं वे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। m1 a1 पे m1 m2 पे लगाएगा तो m2 m1 पे लगाएगा, निरस्त हो जाएंगे। लेकिन बाहर से कोई बल ना लगे, तो हमने कहा अगर बाहर से बल 0 हो गया तो मैं ये कह सकता हूं कि जो MACM है, F एक्सटर्नल किसके बराबर है, MACM के, वो भी कितना होगा, 0। और मैं यहां से कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास, मतलब कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कितना होगा, 0 होगा। बहुत ही बढ़िया चीज है ये, इतना काम आएगा ना अभी आगे, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप यकीन करो मेरा कि अगर बाहर से लगने वाला बल 0 हो तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका पहला मतलब यह है बच्चों कि द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। नियत होगा मतलब कि चेंज नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि त्वरण का काम क्या होता है, वेग को बदलना, या वेग बदल जाने को ही त्वरण कहते हैं। लेकिन त्वरण तो 0 है, इसका मतलब वेग बदल ही नहीं रहा। किसका त्वरण 0 है, केंद्र द्रव्यमान केंद्र का। इसका मतलब किसका वेग नहीं बदलेगा, द्रव्यमान केंद्र का। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। अच्छा जी, नियत रहेगा मतलब जितना पहले था उतना ही रहेगा। मैं कहूं कि यदि निकाय प्रारंभ में विराम में है, अगर निकाय रुका हुआ है, यदि निकाय प्रारंभ में विराम में है, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग, निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना होगा,
आप कहोगे वो होगा शून्य। अरे भाई विराम का मतलब क्या होता है? आप कहोगे विराम का मतलब रुका हुआ है, रुका हुआ है तो वेग कितना है? यदि निकाय प्रारंभ में विराम में है, विराम में मतलब वेग शून्य है, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग शून्य होगा। और क्योंकि वेग बदल नहीं रहा है तो हमेशा हमेशा क्या रहेगा? हमेशा शून्य रहेगा, हमेशा शून्य रहेगा। कब? जब बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। अभी सारी इसी की बात कर रहा हूं बच्चों में कि यदि बाहर से लगाने वाला बल कितना हो जाए? शून्य, तो हम कहेंगे निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य होगा। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य है तो द्रव्यमान केंद्र का वेग हमेशा क्या रहेगा? नियत। नियत मतलब जितना पहले है उतना ही रहेगा। अगर पहले 10 मीटर पर सेकंड है तो बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड रहेगा। लेकिन मैंने कहा यदि निकाय प्रारंभ में विराम में है, अगर निकाय खड़ा हुआ है, चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब मेरे द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना है? शून्य। बाहर से कोई बल नहीं लगेगा तो हमेशा कितना रहेगा? शून्य रहेगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और बात करते हैं बच्चों। अभी हमने ये देखा कि बाहर से लगने वाला बल शून्य है, बाहर से बल लगने वाला बल कितना है? शून्य। लेकिन मान लो कि ये हमारा कोई निकाय है और ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ये M5 है, बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। मैंने कहा इस पे बाहर से बल कितना? शून्य है। या ये कहो कि टोटल बल शून्य है। देखो यहां से कई स्थितियां बन सकती है। मान लो ऐसा हो कि मैं बाहर से इधर से 5 न्यूटन लगा दूं, इधर से भी 5 न्यूटन लगा दूं, बल तो मैंने लगाया है लेकिन टोटल बल कितना हो गया? शून्य हो गया। लेकिन चलो उसको भी छोड़ देते हैं, हम ये ही मान लेते हैं कि बाहर से कोई बल लग ही नहीं रहा है। लेकिन क्या ये पहले वाला इस दूसरे पे कोई बल लगाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल लगाएगा। आकर्षण का बल लगाते हैं कण एक दूसरे पे। ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, मतलब सभी कण एक दूसरे पे बल लगाएंगे। और इसका मतलब अगर एक कण पे बल लग रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ त्वरण होगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि बाहर से कुल बल शून्य है लेकिन अंदर ही अंदर कण एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, मतलब कणों के पास अपना कुछ ना कुछ त्वरण होगा। यहां त्वरण किसकी बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं द्रव्यमान केंद्र की। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य है लेकिन प्रत्येक कण का त्वरण शून्य होगा ये जरूरी नहीं है। ये बात लिख लेना यहां। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य होने पर यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कण का, जो निकाय है, निकाय में बहुत सारे कण हैं, प्रत्येक कण का त्वरण शून्य हो, त्वरण शून्य हो। इसका मतलब ये है कि अलग अलग कणों का कुछ ना कुछ त्वरण हो सकता है लेकिन अगर पूरे निकाय पे बाहर से कोई बल नहीं लगा तो उसका त्वरण निकाय का मतलब द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य होगा। आपके दिमाग में आ सकता है कि कणों के पास कहां से आया ये त्वरण? तो मैं बता रहा हूं कि कण एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। एक कण पे लगने वाला कुल बल शून्य नहीं है, वो तो हम बाहर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस कण पे देखूं तो इस कण पे इसने बल लगाया, इसने बल लगाया, ये आंतरिक बल है। लेकिन बल तो बल होता है, त्वरण तो पैदा करेगा। इस कण के अंदर त्वरण आ जाएगा तो हर कण का त्वरण शून्य नहीं होगा, ये जरूरी हो सकता है हो जाए। अगर उस पर टोटल मान लो इस पे कुल बल शून्य नहीं हो गया, इसने भी लगा दिया, इसने भी लगा दिया इधर से भी, और इस पे कुल बल कितना हो गया? शून्य, तो इसका त्वरण भी शून्य हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम बाहर से बल ही नहीं लगा रहे तो पूरे निकाय पे बल शून्य हो गया, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य होगा, लेकिन अंदर ही अंदर बल लग सकते हैं और बल लग सकते हैं तो त्वरण हो सकता है। अगली बात, अभी मैंने कहा कि बाहर से बल शून्य है, त्वरण शून्य है, तो वेग क्या हो जाएगा? नियत। किसका वेग? द्रव्यमान केंद्र का। लेकिन हर कण का, जो अंदर ये कण है, हर कण का वेग नियत हो ये जरूरी नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं ना कि इन पे बल लग रहे हैं, बल लग रहे हैं तो त्वरण है, त्वरण है तो वेग बदलेगा। लेकिन टोटल बल पूरे निकाय पे बाहर से जो बल है वो शून्य है, और वो शून्य है तो त्वरण शून्य होगा। किसका? पूरे निकाय का। पूरे निकाय का मतलब द्रव्यमान केंद्र का, और द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य है तो द्रव्यमान केंद्र का वेग नहीं बदलेगा, जो था वो रहेगा। क्या बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर किसी निकाय पे बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है या लग रहा है तो टोटल बल शून्य है,
तो हम कहेंगे उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य होगा। ये त्वरण शून्य होगा तो वेग नियत रहेगा। किसका? निकाय का। निकाय का मतलब द्रव्यमान केंद्र का। नियत मतलब वेग बदलेगा नहीं, शुरू में जितना था बाद में उतना ही रहेगा। शुरू में 0 है तो बाद में भी 0 रहेगा, शुरू में 10 है तो बाद में भी 10 रहेगा। लेकिन निकाय के अंदर जब हमने झांक के देखा तो निकाय के कण एक दूसरे पे तो बल लगा रहे हैं, एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं तो उनके अंदर कुछ त्वरण भी होगा, त्वरण होगा तो उनका वेग भी बदलेगा। तो बच्चों पूरे निकाय की बात करना और उसके द्रव्यमान केंद्र की बात करना एक अलग तरीका है, निकाय के हर एक कण की बात करना वो अलग है। मैं देख रहा हूं कि द्रव्यमान केंद्र का तो त्वरण 0 है, लेकिन अलग अलग कण का द्रव्यमान वो त्वरण शून्य नहीं है। मैं देख रहा हूं द्रव्यमान केंद्र का वेग तो नियत है, लेकिन अलग अलग कण का वेग नियत नहीं है, वो बदल रहा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए बच्चों बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र के संवेग संरक्षण की। यह बहुत छोटा सा टॉपिक है, ना भी पढ़ा था तो आपने पहले पढ़ रखा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत? बच्चों जब आपने न्यूटन का गति का दूसरा नियम पढ़ा था तो हमने वहाँ बात की थी कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो होता है dp/dt। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? जहाँ p क्या है? संवेग है, f क्या है? उस वस्तु पर लगने वाला बल है। बच्चों जब हम वहां पढ़ते थे वहां हम सिर्फ कण की बात करते थे। हम कहते थे कि ये संवेग किसका है? कण का, या वस्तु का भी है तो वस्तु को हम छोटी सी वस्तु मान लेते थे, कण मान लेते थे। F क्या है? उस कण पे लगने वाला बल। लेकिन अब तो हमारी पूरी वस्तु है, इसमें तो बहुत सारे कण हैं, पढ़ ही रहे हैं हम कणों का निकाय। अब क्या होगा? तो हमने कहा होगा कुछ नहीं। अब आप बस ये देखेंगे कि जो बल है ये पूरे निकाय पे लगना चाहिए। पूरे निकाय पे लगने का मतलब है कि ये सेंटर ऑफ मास पे लगना चाहिए। तो संवेग भी हम किसका लेंगे? हम लेंगे सेंटर ऑफ मास का। अभी मैंने बताया आपको, अगर नई सिरे से बात करें कि अगर हम किसी निकाय पे कुल बल शून्य कर दें, मतलब सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला बल 0 कर दें। हम देखो किताबों में आपको लिखा नहीं मिलेगा F के पैरों में सेंटर ऑफ मास, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि dp/dt 0 हो जाएगा। आपने कहा जी ठीक है, इसका मतलब ये जो dp है ये शून्य हो जाएगा। d का मतलब होता है चेंज, p किसका चेंज? संवेग का। किसका संवेग? द्रव्यमान केंद्र का। तो आप कहेंगे द्रव्यमान केंद्र के संवेग में परिवर्तन शून्य है, मतलब द्रव्यमान केंद्र का संवेग नियत है। और इसी को तो बच्चों हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते थे। ये मुझे बताना था, हमने इसके क्वेश्चन भी कर लिए थे पहले, बस आपको क्योंकि इस चैप्टर में है तो मैंने आपको लिखवा दिया कि अगर किसी निकाय पे लगने वाला बाह्य बल शून्य है तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, चेंज नहीं होता, नियत रहता है। जब हम निकाय की बात कर रहे हैं तो हम उसके द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा बच्चों। कॉन्सेप्ट इतने ही है, यहाँ से थोड़े आगे अब क्वेश्चन करेंगे हम न्यूमेरिकल के साथ ही आपको मैं चीजें बताने लगूंगा। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं बच्चों द्रव्यमान केंद्र के वेग से रिलेटेड, कि वेग कैसे निकाला जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल करते हैं बच्चों। पहला सवाल ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास 2 कण हैं, एक है m = 2 kg और ये x अक्ष के अनुदिश 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। किसके अनुदिश? x अक्ष के अनुदिश। और दूसरा कण हमारा m = 3 kg है और ये इस दिशा में, मतलब 2 kg के विपरीत दिशा में 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो हमें कहा बताओ इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना होगा? आपने कहा भैया बड़े आसान है, सीधा लिखेंगे VCM = m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने ये लिखा और जैसे आपने लिखा आपने इसमें वैल्यू डालनी शुरू की। आपने कहा m1 कितना है? आपने कहा 2 किलोग्राम। v1 कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। m2 कितना है? 3 किलोग्राम। v2 कितना है? 3। लेकिन बच्चों ध्यान दो,
3 मीटर पर सेकंड का वेग की दिशा 2 मीटर पर सेकंड के विपरीत दिशा में है। मतलब ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, और वेग एक सदिश राशि है तो आपको इसमें प्लस माइनस यूज करना पड़ेगा। या तो आप ये लिखो कि एक्स अक्ष में जा रहे हैं तो आई कैप, ये माइनस एक्स में जा रहे हैं तो माइनस आई कैप, या फिर ऐसा लिखो इसको प्लस लो इसको माइनस लो। आपने इसको प्लस लिया इसको माइनस लिया और दोनों को जोड़ा m1 प्लस m2 तो आ गया 5, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9 बटे 5, 9 में से 4 गए -5 बटे 5 -1 मीटर पर सेकंड। ये हमारा द्रव्यमान केंद्र का वेग आया बच्चों। माइनस ये बता रहा है कि द्रव्यमान केंद्र उस दिशा में चल रहा होगा जिसको आपने माइनस लिया, माइनस आपने 3 वाले को लिया, मतलब द्रव्यमान केंद्र भी ऐसा चल रहा होगा। तो आपने ये देखा कि कणों के चलने पे द्रव्यमान केंद्र भी चल रहा है, कणों के चलने पे द्रव्यमान केंद्र भी चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मान लो ऐसे कह दिया आपको कि भाई ये है आपका m बराबर 5 kg और ये चल रहा है ऐसे, और इसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड, और ये है आपका दूसरा ऐसे m बराबर 5 kg, ये चल रहा है आपका 20 मीटर पर सेकंड से। ये x दिशा में चल रहा है, ये y दिशा में चल रहा है। और एक और है आपका m बराबर 5 kg, वो चल रहा है आपका z दिशा में। ये बना तो सकता नहीं मैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ कि ये चल रहा है z दिशा में, ये चल रहा है x दिशा में, ये चल रहा है y दिशा में, और इसका वेग है 5 मीटर पर सेकंड। हमें कहा गया इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग निकाल लो। आपने कहा भैया बड़ा आसान है, हम लिखेंगे VCM बराबर 3 है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों ध्यान ही रखना, क्योंकि ये दोनों कण एक ही अक्ष पे चल रहे थे x पे, तो मैंने दोनों को ये मान लिया कि एक प्लस ले लो एक माइनस, लेकिन यहाँ एक x पे है एक y पर है। अब यहाँ प्लस माइनस लेके नहीं काम नहीं चलेगा, यहाँ में i कैप j कैप k कैप जरूर मानना पड़ेगा। तो m1 कितना है आपने कहा 5, v1 कितना है आपने कहा 10, किस में चल रहा है x अक्ष में तो i कैप, m2 कितना है 5, v2 कितना है 20, किस में चल रहा है y में, y होता है j कैप, m3 कितना है 5, v3 कितना है 5, चल रहा है z में तो आ जाएगा k कैप, और बटे में m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, 5 5 10 और 5 15, तो 3 हो गए 15। तो यह आ जाएगा भाई 10 पंजे 50, 50 आई कैप, 20 पंजे 100 जे कैप, 5 पंजे 25 के कैप, और बटे 15। हो सकता है आप ऐसे करो कि 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि नीचे भी कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, 15 को काटेंगे आ जाएगा 3 आई कैप, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बटे 3 जे कैप, 5 से काटेंगे तो 5 बटे 3 के कैप। ये हमारा द्रव्यमान केंद्र का वेग आ गया। लेकिन ये सदिश रूप में आया बच्चों, किसमें सदिश रूप में। हो सकता है आपसे पूछ ले कि परिमाण कितना है, तो हमने सदिश में पढ़ा था कि परिमाण कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 बटे 9, इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 बटे 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बटे 9। जैसे ही आप ऐड करोगे 400 500 525 525 बटे 9, तो अगर आप करना चाहो 25 दूनी 50, 25 ही कम 25, तो 25 बार आ जाएगा 5, 9 का बार आ जाएगा 3, अंडर रूट में बचेगा 21, ही आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये वेग आ जाएगा हमारे द्रव्यमान केंद्र का। ये सदिश वाली चीजें आपको आती हैं, ये कर लेना, कैलकुलेशन देख लेना कैसे। मैंने पता क्या किया, मैंने इसको लिखा 25 गुणा 21, 25 गुणा 21 ही होता है, 25 का आ जाएगा 5, 9 का आ जाएगा बार 3, अंडर रूट में बचेगा 21। ये सवाल था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों हमें ये कह दिया गया कि ये x अक्ष है और यहाँ से 2 किलोग्राम के एक कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 37 डिग्री के कोण पे फेंका, और हमें ये कह दिया कि एक कण यहाँ है, ये है आपका, ये हो जाएगा, ऐसा करते हैं इसको कर लेते हैं 5 kg और इसको कर लेते हैं 10 kg, और इसको यहाँ से फेंका कितने पर 53 डिग्री के कोण पर, और कितने वेग से ये फेंका आपका 20 मीटर पर सेकंड। आपने कहा ठीक है।
हमें ये पूछ लिया कि बताओ इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना है। करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको दोनों बता देता, मतलब दो तरीके हैं, दोनों बता देता हूं। या तो आप इसको वेक्टर से करें या आप इसको तोड़ के करें। तो आप कहोगे भैया हमें दोनों वेक्टर तोड़ने तो आते ही हैं, हमने अच्छे से सीखे थे। ये 10 है तो यहाँ कहीं क्या बन जाएगा, ये बनेगा 10 कोस 37। अच्छा जी, ये बनेगा 10 साइन 37। अच्छा जी, ये बनेगा आप कहोगे 20 कोस 53, 20 कोस 53, और ये बनेगा 20 साइन 53। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं ना तोड़ने में ये। हाँ जी, मुझे बताओ क्या आपको कोस 37 का मान याद है अब तक? आपने कहा जी याद है, 4/5 होता है, 5 से गया तो यह जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, साइन 37 का मान होता है 3/5, यह जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, कोस 53 का मान होता है 3/5, 5 से जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, साइन 53 का मान होता है 4/5, 5 से गया 4, यह जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देख लो ध्यान से, कोस 53 3/5, 5 से 1 जाएगा 4 बार, 4 × 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या किया, इसके जो वेग हैं इनको x अक्ष में भी तोड़ लिया, y अक्ष में भी तोड़ लिया। चाहो तो ऐसा कर लो कि आप इस वेग को v1 मान लो और इस वेग को v2 मान लो, और आप v1 v2 को वेक्टर फॉर्म में लिखो। आपने कहा ठीक है, लिख लेते हैं। v1 का x दिशा में वेग है 8, तो यहां लिख दूंगा 8i कैप, और y दिशा में है 6, तो यह आ जाएगा 6j कैप। बच्चों अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर 10 ही आएगा। कभी आप ये सोच लो कि ये पता नहीं मैंने क्या कर दिया, था तो 10 और ये कुछ लिख दिया। आप देखो 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 64 और 36 100, √100 कितना आएगा, 10 आएगा। ये बस आसान करने के लिए मैंने किया। v2 बताओ, v2 आप कहोगे x में इसका इस दिशा में है, इसको हमने प्लस लिया, देखो 8 को प्लस, तो ये लिया जाएगा माइनस 12i कैप, ये ऊपर ही है, प्लस 16j कैप। ठीक है, अब हो गया आसान। VCM का फॉर्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा ठीक है जी, m1 कितना, m1 आपने कहा 5, v1 कितना, ये 8i कैप प्लस 6j कैप, m2 कितना है 10 kg। आपने कहा ठीक, और v2 कितना है -12 प्लस 16, -12i कैप प्लस 16j कैप बटे m1 प्लस m2, 5 और 10 15। यह आ गया भाई, 8 पंजे 40 और -120 प्लस 40 -120 माइनस के 80i कैप बचेगा। ऐसे अब कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। 6 पंजे 30, 10 गुना 10 160, 160 प्लस और 30 b प्लस, तो 190i कैप, j कैप सॉरी, बटे में 15। अगर आप अलग से करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 16 बटे 3i कैप प्लस 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 8 40, 3j कैप। ये वेग आया। लेकिन हमें फिर वैसे ही वही बात है हमारी कि हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लें, परिमाण कैसे निकाल लें। तो √x² प्लस y² प्लस z² माइनस 16 बटे 3 का स्क्वायर, 16 का हो जाएगा 256, 3 का हो जाएगा 9, 38 बटे 3 का स्क्वायर, 38 बटे 3 का स्क्वायर कर लेना भाई। 38 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 8 का होगा 64, 3 का होगा 9, 8 3 24, 2 48, 4 6 8 14, 9 4 13 और 1 1444, यही होता है ना, देख लेना। और 3 का होगा 9, एलसीएम आ जाएगा 9, जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 5 4 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7, और यह आ जाएगा 1, 1700 बटे 9। 1700 को लिख सकता हूँ 17 गुना 100, 100 का जाएगा बाहर 10, 9 का जाएगा बाहर 3, यह जाएगा √17 मीटर पर सेकेंड। ये हमने निकाल लिया। देखो लेंथी है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसका एक और तरीका है बच्चों, तरीका कौन सा देख लो एक बार, कि हम ये तोड़ तो हमने लिया था, इसके वेग एक तो x में है और एक y में है। तो ऐसा कर लो ना, एक बार द्रव्यमान केंद्र का वेग x में निकाल लो, एक द्रव्यमान केंद्र का वेग y में निकाल लो। द्रव्यमान केंद्र एक ही है लेकिन उसके वेग हम एक बार x में निकाल लेंगे और इसका एक बार वेग हम y में निकाल लेंगे। आपने कहा ठीक है निकाल लो। मैंने कहा VCM किस में, x में, ठीक है। आपने कहा ठीक, कितना m1 v1, m1 कितना है 5,
x में कितना है 8 प्लस m2 कितना है 2 और ये है उल्टी दिशा में तो -12 बटे 5 10 15 8 पंजे 40 -120 माइनस के 80 बटे 15 और ध्यान से देखो वही आंसर आया था -16 बटे 3। ये द्रव्यमान केंद्र का वेग x अक्ष में है। द्रव्यमान केंद्र का वेग y अक्ष में कितना आएगा m1 v1 6 प्लस m2 10 v2 कितना 16। भाई y के देख रहे हैं, y के पहले x के देखे थे, ये दोनों y में ऊपर है तो दोनों प्लस लिए गए, नीचे आएगा 15 6 पंजे 30 16.160 190 बटे 15 यही तो आया था, ध्यान है आपको। और जैसे ही काटेंगे 5 तिया 15 4 5 8 40 बटे 3 यही आया था। अब इसका मतलब यहां से द्रव्यमान केंद्र का वेग देखो जो x में है वो माइनस है, मतलब द्रव्यमान केंद्र माइनस x में चल रहा होगा, y का प्लस है तो ऊपर चल रहा होगा। ये कितना है, ये है 16 बटे 3 मीटर पर सेकेंड और ये है कितना 38 बटे 3, तो द्रव्यमान केंद्र का कुल वेग कहीं इनके बीच में होगा। ये परिणामी है, कैसे निकालते थे परिणामी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इन दोनों के बीच का कोण है, ये x है ये y है, 90 डिग्री कोस 90 0, तो इसका स्क्वायर 16 बटे 3 का स्क्वायर प्लस 38 बटे 3 का स्क्वायर, कैसे भी कर लो वही आ रहा है जो पीछे आया था अभी, क्या आया था 10 बटे 3 अंडर रूट 17 मीटर पर सेकेंड आया था अभी, अंडर रूट 1700 बटे 9 बाहर आ गया था 3। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन मैंने आपको कराए वेग वाले, कैसा भी क्वेश्चन यहाँ से आए वेग निकालने को पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगाओ हमेशा VCM बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रहे आपको v1 v2 वेक्टर के साथ लिखना है क्योंकि यहाँ दिशाएं देखनी पड़ेंगी हमें कि किस दिशा में वेग है, x के प्लस में है तो प्लस लिख लो, x के माइनस में है तो माइनस लिख लो, अगर एक x में एक y में है तो i कैप j कैप से कर लो। ठीक है, तब प्लस माइनस मत करना कि अगर x y में आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं बच्चों त्वरण की, त्वरण वाले सवाल करेंगे अब हम कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कैसे निकाला जाए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। सबसे पहला आसान सा सवाल लेते हैं, पहला क्वेश्चन त्वरण वाला, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कैसे निकालें। सिंपल बात है, सिंपल बिल्कुल। मैंने कहा कि मान लो एक ये है m बराबर 2 kg और ये चल रहा है इधर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, एक और है ये m बराबर 3 kg, ये चल रहा है इधर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से। हमने कहा इनके निकाय का त्वरण बताओ, बताओ जल्दी से। आप कहोगे ACM बराबर m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, m1 कितना 2 a1 कितना 3, इधर जा रहा दोनों एक ही है तो दोनों को प्लस ले लेंगे, m2 कितना 3 a2 कितना 4 बटे 2 और 3 5 3 दूनी 6 4 तिया 12 12 6 18 बटे 5 भाग करेंगे तो 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आ गया। इतने ही आसान सवाल हैं बस। देखो अगर ये विपरीत दिशा में चल जाता तो माइनस इसको माइनस ले लेते, ये ऊपर चला जाता तो इसको आई कैप इसको जे कैप ले लेते, और क्या। ठीक है, चलिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे बच्चों, जो हमने घिरनी वाले सवाल किए थे, याद हो आपको। क्वेश्चन कहता है कि ये एक छत है, यहाँ एक घिरनी लगी हुई है, घिरनी, और यहाँ लटकी हुई है एक रस्सी, ये भारहीन रस्सी है, अवितान्य रस्सी है, ये ना खींचेगी। ठीक है, इसको खींच नहीं सकते आप। हमें कहा कि मान लो इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान 2m है, तो मुझे ये बताओ इस पूरे निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा। पूरे निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा। आपने सुनते ही सबसे पहले फॉर्मूला लिखा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा जी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा किसका त्वरण निकालना है, द्रव्यमान केंद्र का, तो मुझे पहले का इसका, दूसरे का इसका त्वरण पता होना चाहिए। द्रव्यमान तो पता है, इसका m है, इसका 2m है, त्वरण निकालना है। मैंने कहा निकालते हैं, क्या दिक्कत है। मैंने कहा अच्छा आ जाओ, तुम्हारी पुरानी यादें ताजा करेंगे भाई।
क्या तुम्हें पता है ये 2m है, ये m है, तो ये नीचे जाएगा? आपने कहा बिल्कुल, नीचे बल लगेगा 2mg, इसका नीचे बल होगा mg, यहाँ रस्सी है तनाव होगा ऊपर, यहाँ रस्सी है तनाव होगा ऊपर, रस्सी एक ही है तो तनाव बराबर होगा। ये भारी है तो नीचे जाएगा कितने त्वरण से? a, ये जाएगा ऊपर कितने त्वरण से? a। ये ऐसे चलेंगे ना ऐसे, तो मुझे ये a निकालना है। आपको पता है कि दोनों के त्वरण का मान बराबर होगा क्योंकि एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। आगे पीछे नहीं चलेंगे, जैसे ये चलना शुरू नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, मतलब दोनों के त्वरण का मान बराबर होगा। इसका त्वरण नीचे, इसका त्वरण ऊपर है। त्वरण निकालने के लिए मैंने इक्वेशन बनाना आपको सिखाया था। मैंने कहा था नीचे जा रहा तो नीचे वाला बल माइनस ऊपर वाला बल बराबर m में, तो आपने लिखा था इसको 2mg माइनस t बराबर 2m में, F बराबर m में। ये ऊपर जा रहा है तो इसका लिखा था t माइनस mg बराबर m में, और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमने यहाँ से m का मान निकाला था। लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। यहाँ मैंने आपको कहा था कि ये देख लो कि चलाने वाला बल कौन है 2mg, रोकने वाला बल कौन है mg। भाई नीचे कौन लेके जा रहा है mg, ये ऊपर जाना चाहता है, रोक कौन रहा है mg। तो हमने फॉर्मूला लगाया था सीधा F बराबर m में। F था कुल बल होगा 2mg माइनस mg, 2mg माइनस mg। t ने t को कैंसिल कर दिया। m है टोटल m कितना 3m में, 3m सॉरी m 2m प्लस m 2m, और त्वरण है a, 2mg में से mg गया, mg बड़ा बचा, तो इधर बचा 3m में, m से गया m, a का मान आ गया g/3। आपने कहा जी ठीक है, मतलब इसका मान ऊपर की तरफ g/3, इसका मान नीचे की तरफ g/3। इतना हमें करना था। अब हो गया बस, और क्या है? चलिए लगा दो फॉर्मूला। आपने कहा m1 कौन है? आपने कहा m1 2m है। इसका त्वरण कितना है? a1 g/3। अब मुझे बताओ, ये नीचे जा रहा है तो उसको आपको प्लस लेना है माइनस। आप कुछ भी कर सकते हैं, नीचे वाले को चलो माइनस ले लें, माइनस प्लस। m2 कौन है? m a2, मतलब इसका त्वरण कितना g/3, ऊपर की तरफ तो प्लस g/3। क्या मैं इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस ले सकता हूँ? बिल्कुल, मेरी मर्जी, कुछ भी कर दूँ। m1 प्लस m2, 2m प्लस m 3m, m कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस 2g/3 प्लस g/3/3। माइनस 2g में से प्लस g गया तो माइनस g/3 बचा, 3 3 9, तो ये आ जाएगा माइनस के g/9। ये आ गया हमारा द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। कितना है आंसर? माइनस g/9। क्या है जी ये माइनस का मतलब? आप कहोगे इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र का त्वरण उस दिशा में है जिसको आपने माइनस मानना है। माइनस आपने 2m के त्वरण को मानना है जो कि नीचे की तरफ है, मतलब द्रव्यमान केंद्र हमारा नीचे की तरफ चल रहा होगा। ये प्लस आ जाता तो फिर हम ऊपर मानते, या अगर आप इसको प्लस मानते इसको माइनस मानते तो आंसर प्लस आता। तो आप कहते हैं कि प्लस किसका मानना है? इसका, मतलब द्रव्यमान केंद्र नीचे जा रहा है। देख भी सकते हैं कि जो भारी द्रव्यमान है वो नीचे जा रहा है, तो द्रव्यमान केंद्र भारी द्रव्यमान की तरफ भागता है तो वो भी नीचे की तरफ भागेगा। कितने त्वरण से? g/9 से। मान लो ये दोनों द्रव्यमान बराबर होते तो आंसर 0 आता, मतलब द्रव्यमान केंद्र अपनी जगह, मतलब द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य होता। अपनी जगह नहीं कह रहा हूँ, शून्य होता, क्योंकि वेग तो कुछ ना कुछ हो सकता है। आपने कहा ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी है, सारी ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं आएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है बच्चों कि 4 द्रव्यमान है, 4 द्रव्यमान, और यहां रखें ये है m, ये है 2m, ये है 3m, और ये है हमारा 4m। ये एक वर्ग के कोनों पे रखे हैं, वर्ग के कोनों पे। इस m का त्वरण है a इस तरफ, इसका है ऊपर की तरफ है ये कितना 2m, इसका है ऐसे कितना a, इसका कहाँ है नीचे कितना a, ये है 4m, ठीक है। उसने कहा इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकाल लो। कुछ भी तो नहीं है। आपने कहा ACM बराबर m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3। कितने हैं? 4 हैं, तो 4 बार हम लिखेंगे m4 a4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। आपने कहा बिल्कुल सही। m1 कितना है? m है। अच्छा, a1 कितना है? a है।
लेकिन बच्चों दिशाएं अलग अलग हैं, तो हमें यहाँ आई कैप जे कैप की बात करनी पड़ेगी। ये मुझे लग रहा है कि -x में चल रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा -i कैप। आप m2 को देखोगे कितना है 2m, त्वरण इसका भी a है, लेकिन ये y के प्लस में है तो मैं इसको लिख दिया j कैप। m3 है हमारा 3m, त्वरण इसका भी a है, लेकिन ये प्लस x में चल रहा है तो इसको लिखूंगा +i कैप। प्लस m4 कितना 4m, त्वरण इसका भी a ही है, लेकिन ये -y में चल रहा है तो इसको लिखूंगा -j कैप अपॉन, सबको जब ऐड करूंगा मैं m 2m 3m 4m, ये आ जाएगा हमारा 10m। तो यहाँ से m में कॉमन आ गया, यहाँ से अच्छा एक काम कर लो, m में i कैप और 3m में i कैप, 3m में से -m में गया 2m में बचा i कैप। देखो यहाँ प्लस है i कैप है या माइनस है, तो 3m में से एक m में जाएगा तो 2m में बचेगा। ये प्लस j है, ये माइनस j, ये है 2m में, ये 4m में, तो ये बचेगा -2m में j कैप बटे 10m। यहाँ से 2m में कॉमन आया, 2m में कॉमन i कैप माइनस j कैप बटे 10m, m से गया m, 2 से गया 10 5 बार, तो आ जाएगा i कैप माइनस j कैप a बटे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण है हमारे सेंटर ऑफ मास का, द्रव्यमान केंद्र का। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी फालतू सोचना नहीं है, दिशाओं की तरह बात करते चलते जाना है। जहां आई कैप के कैप की जरूरत पड़े उसको यूज कर लेना, वरना प्लस माइनस से काम चला लेना। चलिए त्वरण के क्वेश्चन यही खत्म करते हैं बच्चों, और बढ़ते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे अब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन की। बढ़िया पार्ट है ये, ठीक है। चलिए इसकी हम अलग से हेडिंग लगाएंगे बच्चों। हेडिंग लगाना है आपको द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन। बहुत आसान सा टॉपिक है बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना हद से ज्यादा। लगातार क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं भाई हमारे जेईई मेंस में, एडवांस में। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है, अब सबसे पहले तो मुझे बताओ आरसीएम का फॉर्मूला क्या था। आपने कहा भैया वो था m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा ठीक है यही था। मैंने कहा अगर मान लो पहला कण m1 अपनी स्थिति बदल दे तो उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम क्या लिखेंगे dr1। आपने कहा ठीक है। दूसरा भी अपनी स्थिति बदल दे तो हम उसकी स्थिति में परिवर्तन को लिखेंगे dr2। तो क्या m1 m2 की स्थिति में ऐसे जो करते थे हम, ये m1 है, ये m2 है, ये r1 है, ये r2 है, अगर ये उठ के यहाँ चला जाए तो स्थिति बदल जाएगी, उसको लिखेंगे dr1। ये उठ के यहाँ चला जाएगा, स्थिति बदल जाएगी, लिखा जाएगा dr2। तो क्या द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में भी परिवर्तन होगा? उसी को निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला यूज करते हैं drcm बराबर m1 dr1 प्लस m2 dr2 अपॉन m1 प्लस m2। जब भी हमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन पता करना होगा तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूला है, इसमें डी डी लिख देना। डी क्या बताता है? परिवर्तन। किसमें? स्थिति में परिवर्तन। किसकी स्थिति में परिवर्तन? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन। पहले कण की स्थिति में परिवर्तन, दूसरे कण की स्थिति में परिवर्तन, ऐसे हमें करना है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट इतना ही था, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कराता हूं मैं पहला आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई ये हमारा m बराबर 2 kg है, बढ़िया। ये हमारा m बराबर 4 kg है, बिल्कुल। इसने कहा कि 2 kg उठकर 6 सेंटीमीटर यहां आ गया। पहले ये A पे था, ये B पे था, ये अब C पे आ गया। तो बताओ द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? ऐसा सवाल पूछ लेगा आपके। आप कहोगे भैया कुछ भी नहीं है, हम लिखेंगे drcm बराबर m1 dr1 प्लस m2
dr2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा बताओ m1 कितना है, आपने कहा 2। पहले की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है, 6 सेंटीमीटर, इधर जा रहा है तो मैंने प्लस ले लिया। m2 कितना है, 4। क्या m2 अपनी जगह से हिला है, आप कहोगे नहीं हिला है, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा 0। और m1 प्लस m2, 2 और 4 आ जाएगा 6, 6 दूनी 12, 4 गुणा 0 0 हो गया बटे 6, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में जो परिवर्तन आया है वो 2 सेंटीमीटर आया है, लेकिन साथ में कैसा आया, पॉजिटिव। मतलब द्रव्यमान केंद्र उस दिशा में बढ़ेगा जिसको आपने प्लस मानना है, और आपने 6 सेंटीमीटर वाली दिशा को प्लस मानना है। मतलब द्रव्यमान केंद्र पहले जहां भी होगा, मुझे नहीं पता पहले कहां था, वो अपनी जगह से इस दिशा में 2 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। अच्छा, पूछ सकता है वो कि बताओ द्रव्यमान केंद्र अभी कहाँ है। आप फिर क्या करें, अब वो पहले देगा पूरा सवाल कि भाई मूल बिंदु यहाँ है, फिर आप पहले स्थिति निकाल लेंगे कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वहाँ थी, फिर हम ये कह देंगे कि इतना सरक गया है तो 2 सेंटीमीटर उसको सरका के दिखा देंगे। मान लो पहले ये कहीं, ये मान लो ये मूल बिंदु है हमारा, ये 0 0, इनके बीच की दूरी दे दी 10 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 10,0। मान लो पहले द्रव्यमान केंद्र कहीं यहाँ था, यहाँ किस पे, 6,0 पे। अब वो 2 खिसक जाएगा तो हम कह देंगे 8,0। तो जैसा सवाल आएगा हम कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करेंगे एक और क्वेश्चन। चलो मैं यहाँ करा देता हूँ साइड में। हमें कहा कि भाई ये कोई आदमी है, मान लो इसका द्रव्यमान 60 kg है, इसका एक दोस्त यहाँ है, कितना, ये है 80 kg का, ठीक है। कहा कि भाई हमें ये बताना है कि अगर 60 kg का आदमी अपनी जगह से 5 सेंटीमीटर चला, 5 मीटर, सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएगा, हम कह देते हैं मान लो 60 kg का आदमी 5 मीटर इधर चला, और ये 80 kg का आदमी इधर 10 मीटर चला, तो बताओ इनका द्रव्यमान केंद्र कितना खिसक गया होगा, किस दिशा में खिसका होगा। देखो इसमें मैंने एक को चलाया था और एक को रोक के रखा था, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को चला रहा हूँ। मैंने कहा ठीक, आपने कहा ठीक, फॉर्मूला लगाओ, स्थिति में परिवर्तन की बात हो रही है, तो DRCM बराबर M1 dr1 प्लस m2 dr2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा ठीक है, ये निकालना है कि द्रव्यमान केंद्र में कितना परिवर्तन आया स्थिति में। m1 है जी 60, 60 वाला कितना किसका है, 5 मीटर, ये वाला प्लस मान लो, प्लस m2 कितना है जी 80, क्योंकि ये विपरीत दिशा में आया तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, कितना, -10, और बटे 60 प्लस 80 140। आपने कहा 6 पंजे 30, 300 माइनस 800 बटे 140। जैसे ही हमने 800 में से 300 घटाया तो आया -500 बटे 140, 0 से गया 0, माइनस 2 से काटा तो ऊपर बचा 25, नीचे बचा 7। तो ये लगभग जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 7 या 21, हाँ जी, बचे 4, 7 पंजे 35, लगभग 3.5 मीटर, लेकिन आंसर आ रहा है माइनस। तो आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान केंद्र 3.5 मीटर खिसकेगा, लेकिन उस दिशा में खिसकेगा जिसको आपने माइनस लिया है। माइनस लिया आपने 80 वाले को, मतलब द्रव्यमान केंद्र इधर खिसक जाएगा, जहां भी वो पहले था वहां से 3.5 मीटर, मतलब कैलकुलेशन कर लेना पूरी, इस तरफ खिसक जाएगा वो, ठीक है। मैंने आपको दोनों को चला के आपको दिखाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब बात करेंगे कि क्या हो कि अगर दोनों वस्तुएं चल रही हैं और द्रव्यमान केंद्र को हमें वहीं रखना है जहां वो पहले था, तो तब कैसे किया जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। सुनना भाई ध्यान से। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, इसी का तीसरा क्वेश्चन है ये, कि मान लीजिए ये हमारे पास एक 10 kg की वस्तु है, 10 किलोग्राम की, और ये है हमारा 20 किलोग्राम की वस्तु। हमें यह कहा गया है कि ये 10 किलोग्राम की वस्तु आगे चली है 10 मीटर।
तो मुझे ये बताओ कि 20 किलोग्राम की वस्तु को कितना चलाया जाए कि इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र परिवर्तित ना हो, जहां पहले था वहीं रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो क्या किया जाएगा। आपने लिखा भैया, हम लिखेंगे DRCM बराबर M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन नहीं करना है तो ये परिवर्तन शून्य हो जाएगा और इधर बचेगा M1 DR1 प्लस M2 DR2। ये नीचे वाला भी इधर जीरो में गुणा होकर जीरो हो जाएगा, तो हम लिखेंगे M1 DR1 प्लस M2 DR2 इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ बच्चों M1 कितना है, आपने कहा M1 है जी 10। पहले की DR1 मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन कितना है 10 मीटर, इसको हम प्लस ले लेंगे तो ये आ गया 10 प्लस M2 कितना है जी 20। हमें पता करना है कि इसको कितना विस्थापित करें और किस तरफ विस्थापित करें कि द्रव्यमान केंद्र ना बदले। आपने कहा 20 DR2 बराबर -100, उधर चला गया 100 और DR2 आ जाएगा -5 मीटर। कितना? -5 मीटर। मीटर की बात हो रही है, अरे सॉरी 10 मीटर पर सेकंड नहीं, ये 10 मीटर है, गलती से मैंने लिख दिया कि 10 मीटर विस्थापित किया हमने, तो आया -5 मीटर। माइनस का मतलब आप इसको प्लस ले रहे हो तो आपको इसको इधर चलाना पड़ेगा, तब जाके द्रव्यमान केंद्र वहीं के वहीं रहेगा। देखो ध्यान से, हल्का था ज्यादा चला, भारी था कम चला, मतलब द्रव्यमान केंद्र हमेशा भारी द्रव्यमान के साथ रहना चाहता है, तो इसको अगर उसी जगह रखना है तो भारी द्रव्यमान को ज्यादा नहीं चलाना है, थोड़ा सा चलाना है। कितना? 5 मीटर। ये ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे चलेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं। मान लो अगर आपसे ये कह दिया कि बताओ कि इस वाले को हमने 10 मीटर चलाया और अगर द्रव्यमान केंद्र को हमें 5 मीटर चलाना है इससे दूर इसी दिशा में, तो इसको कितना चलाएं? तो जहां आपने अभी इसको 0 रखा था, चलो करके देख लेते हैं ना, क्या बड़ी जल्द बात है ये, जल्दबाजी किस चीज की। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 10 kg को 10 मीटर चलाया और हम चाहते हैं कि पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र आगे की तरफ 5 मीटर चला जाए, आगे की तरफ, तो 20 किलोग्राम को कितना चलाएं? आपने कहा ठीक है देख लेते हैं। आपने कहा अच्छा द्रव्यमान केंद्र को आगे चलाना है 5 मीटर, तो आपने 5 लिख दिया। M1 कितना है? M1 है 10, चला कितना है 10। M2 कितना है जी 20, कितना चलाना है पता नहीं है, निकालना है। M1 प्लस M2 30 आ जाएगा, 30 पंजे 150, 10 गुना 10 100, 20 DR2, तो 20 DR2 आ जाएगा बच्चों, 150 में से 100 गए 50, तो DR2 आ जाएगा हमारा 2.5 मीटर। आंसर आया है प्लस, मतलब हमें इसको भी आगे चलाना पड़ेगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ऐसे कितने ही क्वेश्चन आपसे पूछ ले, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक से मतलब लास्ट ही है, इसी पे बेस्ड है। और अब हम क्वेश्चन में करेंगे बच्चों, जिसमें एक व्यक्ति एक नाव के ऊपर खड़ा है, या 2 व्यक्ति नाव में खड़े हैं, या 3 व्यक्ति नाव में खड़े हैं। मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा। ये क्वेश्चन नाव की प्रॉब्लम से फेमस है। या प्लैंक, एक फट्टे के ऊपर खड़े होते हैं और कहा जाता है कि बताओ ये फट्टा कितना खिसक गया और ये आदमी कहाँ मिले। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी करो। पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इसके। या तो मैं ये कह दूंगा कि ये हमारा फर्श है और इस फर्श के ऊपर ये कोई फट्टा रखा हुआ है जिसको प्लैंक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लैंक। या इन क्वेश्चन को हम नाव से जोड़ के भी कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ पानी है, पानी के ऊपर ये नाव ऐसे रखी है, ठीक है, कुछ ऐसे हमने ऐसे बना के दिखा दी। ये तो ये नाव वाले सवाल हो जाते हैं या प्लैंक वाले हो जाते हैं। मैं प्लैंक वाले से कर रहा हूँ, नाव से आप चलो एक नाव से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हमें एक आ गया कि भाई ये जो प्लैंक है ना, ये फर्श के ऊपर रखा है और इस प्लैंक की लंबाई 10 मीटर है, ठीक है। इस प्लैंक का द्रव्यमान, इस प्लैंक का द्रव्यमान, इसको कैपिटल M मान लेता हूं, इस प्लैंक का द्रव्यमान है 100 किलोग्राम। इस प्लैंक, फट्टा और फर्श के बीच में कोई घर्षण नहीं है, मतलब घर्षण शून्य है। और यहां एक भाई साहब खड़े हैं, ये भाई साहब खड़े हैं। इन भाई साहब का द्रव्यमान है 60 kg, 60 किलोग्राम।
और ये भाई साहब चल के यहाँ पहुँचते हैं। हमें ये पूछा गया है कि बताओ ये प्लैंक पीछे की तरफ कितना चलेगा। पहली बात तो ये, अगर मैं आपसे पूछ लूँ बिना बताए कि होगा क्या, आप कहोगे कि भैया ये आदमी इस प्लैंक के ऊपर जब चलेगा तो बाहर से तो कोई बल ही नहीं लग रहा है। आप सुनना, ये वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें मैंने बार बार आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी निकाय पे लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो तो उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य होता है, उसका वेग नियत होता है। शुरू में वेग नियत है तो बाद में भी वेग नियत होगा। मान लो अभी सोचो कि यहाँ एक नाव है, मैं नाव पे ऐसे खड़ा हूँ, नाव भी पानी में खड़ी है और मैं भी नाव पे खड़ा हूँ आराम से। मैं और नाव मिलके एक निकाय बना रहे हैं और दोनों शुरू में निकाय विराम में हैं, मतलब द्रव्यमान केंद्र का वेग शून्य होगा। किसका द्रव्यमान केंद्र? आप कहोगे पूरे निकाय का, मेरा नहीं ना नाव का, मेरा और नाव का कुल मिला के द्रव्यमान केंद्र किस में रहने वाला है? विराम में रहने वाला है, क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। आप देख लो नीचे फर्श ने इस फट्टे पे कोई बल नहीं लगा है क्योंकि घर्षण शून्य है। बाहर से कोई फट्टे को नहीं धकेल रहा है, आदमी को नहीं धकेल रहा, आदमी ने फट्टे पे चलना शुरू किया। तो इसका मतलब इस आदमी ने फट्टे पे बल लगाया, उलट के फट्टा बल पे लगाएगा और फट्टा आदमी पे बल लगाएगा तो ये तो निकाय के आंतरिक बल बन गए। आदमी ने फट्टे पे बल लगाया, फट्टे ने आदमी पे बल लगाया, मतलब इस निकाय पे बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। और बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है तो मैं कह सकता हूं कि इसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य होगा। और क्योंकि ये पहले से विराम में है तो ये इसका द्रव्यमान केंद्र हमेशा विराम में होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं निकाय की बात कर रहा हूं, मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे निकाय की बात कर रहा हूं कि पहला निकाय, पूरा निकाय पहले से ही विराम में है तो पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र का वेग शून्य है तो बाद में भी शून्य रहेगा। मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाता हूं कि इस आदमी का द्रव्यमान केंद्र यहां कहीं होगा, इस फट्टे का द्रव्यमान केंद्र इसके बीच में कहीं होगा, पूरे निकाय का द्रव्यमान कहीं यहाँ होगा। या ऐसा कर लेते हैं 60 kg का है, ये 100 kg का है। अगर दोनों 100 के होते तो बिल्कुल बीच में होता, लेकिन अब भारी है तो ये यहाँ कहीं होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जब ये आदमी इस फट्टे पे चलने लगेगा, ऐसे चलने लगेगा, तो क्या इसका द्रव्यमान केंद्र भी चलेगा? आपने कहा जी बिल्कुल चलेगा। इसके चलने की वजह से अभी मैं बताऊंगा क्यों, पहले बात सुन लो। ये फट्टा पीछे की तरफ चलेगा, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है क्यों चलेगा, मैं बताऊंगा। तो फट्टा पीछे की तरफ चलेगा तो ये द्रव्यमान केंद्र भी पीछे की तरफ चलेगा, लेकिन पूरा निकाय विराम में है, बाद में भी विराम में रहेगा, मतलब ये द्रव्यमान केंद्र, पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपनी जगह से नहीं हिलेगा। समझ आ रही है बात? आदमी चलेगा उसका द्रव्यमान केंद्र हिलेगा, प्लैंक फट्टा चलेगा, फट्टा उसके द्रव्यमान केंद्र चलेगा, पूरा निकाय नहीं चलेगा। पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र विराम में था, विराम में रहेगा क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है तो ये अपनी जगह रहेगा। आपने कहा ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये चलेगा क्यों? संवेग संरक्षण की वजह से। बच्चों बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, बाहर से बल नहीं लग रहा है तो संवेग संरक्षित रहेगा। शुरू में संवेग कितना है? आपने कहा शून्य है, आदमी भी विराम में, फट्टा भी विराम में। बाद में आदमी ने चलना शुरू किया, संवेग होता है mv, मान लो इसका द्रव्यमान m है और वेग में इसका मान लेता हूं v1, ये चलेगा, प्लस इसका द्रव्यमान m, इसका वेग मान लेते हैं v2। तो आप ये देख रहे हो कि फट्टे का भी कुछ ना कुछ वेग होगा। देख लो ध्यान से, mv2 आ जाएगा माइनस mv1। अगर मैं फट्टे का वेग v2 निकाल लूं तो आ रहा है माइनस mv1 बटे v2। माइनस का मतलब है कि v2 की दिशा v1 के विपरीत होगी। अगर आदमी आगे की तरफ चलेगा तो फट्टा पीछे की तरफ चलेगा। तो आपको ये बात पता चली कि जब एक फट्टा या एक नाव पानी में रखे हैं, नाव और फट्टा फर्श पे रखा जहां घर्षण नहीं है, तो जैसे ही आदमी आगे चलेगा तो फट्टा पीछे की तरफ चलेगा संवेग संरक्षण की वजह से। नाव पीछे की तरफ चलेगी संवेग संरक्षण की वजह से। अब हमारा सवाल यह है कि चलेगी कितनी? क्वेश्चन ये है हमारा। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो जल्दी से आप सीखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उसमें। बच्चों अब आप खड़े होकर इसको बाहर से देखेंगे, मैं भी आपके साथ बाहर से देख रहा हूं। जब ये आदमी इस फट्टे पे चल के, हमें ये पूछा गया इस सवाल में कि आदमी इस कोने से इस कोने तक गया, तो बताओ ये फट्टा पीछे की तरफ कितना। क्या ये बात क्लियर हो गई कि फट्टा पीछे की तरफ चलेगा? आपने कहा भैया ये बात क्लियर हो गई, तो बस ये बता दो फट्टा पीछे की तरफ कितना चला। जब ये आदमी यहां से यहां पहुंच गया, एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा, तो ये फट्टा पीछे की तरफ कितना चला गया? आपने कहा ठीक है, माना फट्टा या प्लैंक जो भी है स्टैंड, माना
फट्टा। पीछे की तरफ, ये तो मुझे पता है पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ x दूरी चलता है। हाँ जी, x दूरी चलता है, ये मान लिया हमने। अब मुझे एक बात बता दो, अभी जो हम पढ़ रहे थे DRCM बराबर M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2। आपने कहा जी भैया अभी पढ़ा, लेकिन इसका यूज होगा क्या? मैं कहा हाँ इसका ही तो यूज होगा। बाहर से कोई बल नहीं लगा, त्वरण शून्य है, वेग नियत रहेगा, वेग शुरू में शून्य है, तो इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र अपनी जगह रहेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये है कॉन्सेप्ट। क्या बात तुम्हें पता कि आदमी का द्रव्यमान केंद्र हिल रहा है, फट्टे का द्रव्यमान केंद्र हिल रहा है, लेकिन पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र नहीं हिलेगा, तो ये आ जाएगा 0 और फॉर्मूला बनेगा M1 DR1 प्लस M2 DR2 ये बराबर 0। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं। अभी दो द्रव्यमान है, एक आदमी एक फट्टा है तो दो आदमी होंगे, एक फट्टा हो जाएगा तो तीन आदमी हो गए, एक फट्टा हो गया तो 4। आपने कहा लिखो, हमने कहा M1 DR1 प्लस M2 DR2 बराबर 0। मुश्किल नहीं है, एक बार आराम से इसको देखना कि हमने क्यों लगाया है, क्योंकि निकाय का त्वरण शून्य है, शुरू में ये विराम में था तो हमेशा विराम में रहेगा, मतलब द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन नहीं होगा, इसलिए इसको 0 लिखा, फॉर्मूला लगाया M1 DR1 प्लस M2 DR2। मैंने कहा M1 कौन? आपने कहा भैया M1 इस आदमी को मान लो 60 kg। DR1 कहोगे आदमी की स्थिति में परिवर्तन। कहाँ से? बाहर से बैठ के देखने पे। आपने कहा भैया ये आदमी यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा तो ये 10 मीटर आगे चला, लेकिन ये फट्टा पीछे की तरफ चला गया, कितना? x। तो आदमी आगे गया 10, लेकिन वो खिसक के पीछे कितना आ गया? x। तो आदमी कुल कितना चला? 10 - x। ये बात तुम्हें समझनी है कि आदमी, देखो मैं क्या हूं, मैं तो चल रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, लेकिन नाव पीछे चल रही है तो मैं पीछे भी तो जाऊंगा, मैं तो नाव के ऊपर चल रहा हूं। आदमी को कितना लग रहा है? आदमी को लग रहा है कि भाई मैं 10 मीटर चला, वो सच में 10 मीटर पर चला है, लेकिन किसके ऊपर? वो फट्टे के ऊपर चला है। लेकिन जो बाहर से देख रहा है बैठ के, उसको पता है कि 10 मीटर आगे गया, लेकिन फट्टा पीछे की तरफ x आया तो आदमी 10 - x चला, तो आदमी की स्थिति में जो परिवर्तन होगा वो आएगा 10 - x। M2 कौन है जी? M2 है जी फट्टा, कितने का? 100 किलोग्राम का, और फट्टा किस तरफ गया है? पीछे, कितना? -x। x मुझे निकालना है, यह आ जाएगा 600, यह आ जाएगा 60x, यह आ जाएगा 100x बराबर 0। 160x उधर जाके बराबर आ जाएगा 600 के, 0 से गया 0, x आ जाएगा 60/16। जब इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 30/8, 4 से काट दो, 15/4, और 15/4 का मतलब लगभग 4 आ जाएगा, ये लगभग 4 मीटर फट्टा पीछे खिसक जाएगा। ये सवाल नाव में भी पूछा जा सकता है। ये मैंने एक आदमी वाला क्वेश्चन कराया है जल्दी से। अब इसी को भाई कॉन्सेप्ट सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया कि भाई पूरा निकाय पहले से विराम में है, आदमी चल नहीं रहा, फट्टा चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब निकाय विराम में है, और बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, तो त्वरण शून्य होगा, वेग नियत होगा, और वेग शुरू में शून्य है तो बाद में शून्य रहेगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, आइए नाव वाला क्वेश्चन करते हैं। भाई एक नाव है, ये नाव है भाई हमारी, और ये कहा गया है कि नाव और पानी के बीच कोई घर्षण बल नहीं है, ठीक है जी। एक आदमी A यहाँ बैठा है, एक आदमी B यहाँ बैठा है। इस नाव की ये लंबाई, जहाँ ये चलेंगे, ये हमें दे रखी है 20 मीटर। कितनी? 20 मीटर। हमें कहा गया कि A का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, B का द्रव्यमान हमारा 100 किलोग्राम है, और हमें ये कहा कि यहाँ ये बीच में दोनों मिलते हैं, मतलब A उठ के यहाँ आता है, B भी उठ के यहाँ आता है, तो बताओ नाव किस दिशा में कितनी खिसकेगी। अब आप ये नहीं कह सकते पीछे खिसकेगी आगे, क्यों? वो तो मैं निकाल, अगर ये अकेला होता तो ये आगे जाता तो नाव पीछे जाती, ये अकेला होता ये पीछे जाता, ये आगे चली जाती, लेकिन अब दोनों हैं, दोनों चल रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है नाव किस तरफ चलेगी। मैंने मान लिया, माना नाव आगे की ओर, मुझे नहीं पता ना कहाँ, मैं कहीं मर्जी मैं पीछे मान लो, आगे मान लो, माना नाव आगे x दूरी चलती है, माना नाव आगे x दूरी चलती है आगे की तरफ। अब मुझे आप ध्यान से बताना,
एक दो आदमी हो गए, एक नाव हो गई, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3 इक्वल्स टू 0। आपने कहा ठीक है। m1 कौन है जी? 60। आपने कहा भैया ये आदमी 60 वाला आगे गया है, बीच में पहुंच गया, टोटल ये 20 है, ये बीच में पहुंचा है, तो इसका मतलब इसने 10 मीटर चला। लेकिन ये नाव भी तो आगे गई है कितनी? x। आदमी खुद चल के कितना गया? 10। नाव उसको आगे लेके गई x, तो ये आदमी गया 10 प्लस x। बहुत ही बढ़िया। m2 कौन है जी? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम पीछे आया है जी। कितना पीछे आया जी? वो बीच में 10 मीटर आया है, लेकिन नाव उसको आगे लेती गई कितना? x। तो उसका मतलब ये पीछे आया है -10, पीछे आना माइनस, आगे जाना प्लस, आगे गया है प्लस x। आपने कहा ठीक है। नाव कितनी है जी? नाव का द्रव्यमान मान लेता हूं बच्चों में 200 किलोग्राम। कितना? 200। और नाव 200 आगे गई है कितनी? x बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, m3 dr3। इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 600 प्लस 60x माइनस 1000 प्लस 100x प्लस 200x बराबर 0। 100 200 300 360x 360x। 1000 में से 600 गया, 400 उधर जाके हो जाएगा प्लस 400, तो x आ जाएगा 40/36। 1 0 से 1 0 गया, 4 से गया 10 बार, 4 से गया 9, लगभग इतना मीटर ये नाव आगे चले। प्लस आया है प्लस, और प्लस हमने आगे की दिशा को लिए, मतलब नाव आगे चलेगी, क्योंकि भारी आदमी पीछे गया है तो इसका ज्यादा इफेक्ट नाव पे रहेगा, तो भारी आदमी के इफेक्ट रहेगा। भारी आदमी जिस दिशा में चलेगा नाव उसके विपरीत दिशा में चलेगी। मान लो ये दोनों बराबर होते तो नाव कहीं ना जाती, नाव वहीं के वहीं रहती। ठीक है, ये 2 वाला भी मैंने करा दिया। और बच्चों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और कोशिश करना आप इसको खुद से कर लो। इसमें मैं 3 आदमियों की बात करता हूं। ठीक है, 3 आदमी और एक फट्टा या नाव, जो भी आप लेना चाहते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ये कोई फट्टा है, एक फर्श पे रखा है जहां कोई घर्षण नहीं है, बीच में यहां बीच में एक आदमी, अरे कितने में बना दिए। ठीक है, इसका नाम A है, यहाँ एक आदमी जिसका नाम B है, एक आदमी यहाँ जिसका नाम C है। इसका द्रव्यमान है बच्चों 60 kg, इसका द्रव्यमान है 80 kg, इसका द्रव्यमान है 100 kg। और हमें ये कहा गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर, इन दोनों के बीच की दूरी भी 2 मीटर है। और सवाल ये फट्टा जो है, फट्टा है कितने किलोग्राम का? ये है बच्चों 100 किलोग्राम का। और हमें कहा गया है कि यदि B व C आपस में स्थिति बदल लेते हैं, आपस में स्थिति बदल लेते हैं, मतलब B C की जगह आ जाता है और C B की जगह आ जाता है, तो A की स्थिति में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। A की स्थिति में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपने कहा जी ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनना, पहली बात यह है कि A खुद नहीं हिला है, A खुद नहीं हिला है, A वहीं के वहीं है, B C की जगह चला गया, C B की जगह चला गया। तो बस आपको ध्यान इतना रखना है कि इनके चलने से अगर फट्टा आगे पीछे हुआ तो A की स्थिति बाहर के देखने वाले से बदलेगी। भाई फट्टा चलेगा तो A भी चलता हुआ दिखाई देगा। तो उसने पूछा है कि A कितना चला है, मतलब उसने पूछा है कि फट्टा कितना चला है। बात ये है। आपने कहा ठीक है, 4 जन हो चुके हैं, A B C और एक फट्टा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ, m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3 प्लस m4 dr4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपने कहा ठीक है जी। माना बताओ कहाँ, पता नहीं है मुझे, तो अब तो तुम्हें पता होगा। भारी कौन है? 100। ये इधर आ रहा है तो इसका मतलब ये आगे जाएगा, मैं आगे ही मान लेता हूं। माना फट्टा आगे की ओर x चलता है, x मीटर जो भी है, मीटर ही मान लो, x मीटर चलता है।
ठीक है जी। अब मुझे बताना ध्यान से, m1 क्या है? आपने कहा भैया यहाँ से शुरू कर लेते हैं। m1 है 60। मुझे बताओ जब ये यहां से उठ के यहां गया तो इसने कितना चला? आप कहोगे भैया ये 2 और 2 4 चला आगे की तरफ, लेकिन नाव भी या फट्टा भी आगे चला गया, कितना? x। तो इसका मतलब ये टोटल चला है 4 + x। भाई ये आदमी यहां से c b की जगह आ गया, 2 मीटर चल के ये नाव भी आगे चली गई, या ये जो फट्टा है x, तो टोटल कितना? 4 + x। m2 कौन है जी? m2 आपने कहा m2 है जी ये 80 किलो वाला। ये कितना आगे चला? ये तो अपनी जगह से हिला नहीं, लेकिन नाव के साथ, फट्टे के साथ ये आगे गया, कितना? x। कोई ये ना कह दे ये हिला नहीं है तो 0 हो गया। हम बाहर से देख रहे हैं, बाहर से कितना आगे चलता दिख रहा है? x प्लस m3 कितना है जी? ये m3 है 100 कितना? ये यहां गया, यहां से यहां पीछे की तरफ कितना? 4, पीछे की तरफ तो -4, लेकिन आगे नाव ले आई इसको, कितना? x, तो +x हो गया। प्लस m4 कौन है जी? m4 है ये 100, और ये फट्टा तो आगे चल रहा है x, तो +x बराबर 0। तो यह आ जाएगा 240 + 60x + 80x -400 +100x और +100x। यहाँ से x का मान निकालना, 100 200 280 60 340x। यह आ जाएगा भाई -400 में से 240 गए 160 + 160, माइनस इधर बचेगा, उधर जाके प्लस है, 0 से गया 0। x का मान आ गया 16/34, 2 से इसको काट लेना, 8/17 मीटर, मतलब इसको सोल्व करके जितना आंसर आए वो कर लेना। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, वेज वाले भी बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ये है और ये घर्षणहीन तल पे रखा है, और यहाँ से एक गुटका 2 किलोग्राम का, और ये है आपका 10 किलोग्राम का, यहाँ ये ऊंचाई दे देगा, ये दे देगा। पूछा कि जब ये यहाँ पहुँचेगा बताओ वेज पीछे की तरफ कितना जाएगा। ये बात अलग है कि ये नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है, तो ये पीछे जाएगा। कितना पीछे जाएगा? आप मान लेना पीछे ये जाएगा x। मान लो ये दे दिया आपको 2 मीटर, तो आप क्या देना कि ये गुटका 2 मीटर आगे गया। अब देखो ये ऐसे चल रहा है, लेकिन आपको तो ऐसे देखना ना, ये गुटका यहाँ था, आगे चला गया 2, लेकिन ये पीछे आ गया x, तो ये गुटके के साथ ये जब ये पीछे जाएगा तो गुटका भी इसके साथ पीछे आता जाएगा, तो जैसे जब ये पीछे x आएगा तो ये हो जाएगा 2 - x, और इसका ये कितना गया आपको? ये x गया। ऐसे ही कॉन्सेप्ट यही है, तरीके बदल जाएंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आएगा। और आज करते हैं खत्म अपना द्रव्यमान केंद्र या कि ये कणों का निकाय, और नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे बच्चों हम घूर्णन गति। घूर्णन गति में आपको बहुत मजा आने वाला है। बलागुण पढ़ेंगे, जड़त्वागुण पढ़ेंगे, कोणीय संवेग पढ़ेंगे, अलग अलग चीजें देखेंगे कैसे होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।